हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाना सीखे थे। ऐसा भी सर्किट देखे थे जिसमें सिंगल बैटरी है या उससे ज़्यादा बैटरी है, और प्रॉब्लम बनाने का रूल भी सीखे थे। और ये आप एक बात तो ज़रूर सीखे थे कि सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाना बहुत ही आसान होता है। कुछ ट्रिक भी बतलाए थे। जैसे सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, 2 ठो बैटरी है, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहा VA माइनस VB निकालें। तो देखिए जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यही है कि आप पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें। यहाँ से मान लीजिए I करंट चला, इधर गया I1, इधर I माइनस I1, बारी बारी से दोनों लूप में मूव करें, I और I1 का वैल्यू निकालें। अब फिर VA माइनस VB निकालना होगा तो I1 इंटू R3 कर दिए। जिस रास्ते से भी चले ये काम आप किए हुए। लेकिन अगर आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं बिना करंट डिस्ट्रीब्यूशन किए, तब कैसे बना सकते हैं, क्या उसका ट्रिक है? तो देखो A से B तक जाने के लिए कितना रास्ता है ये देखना होगा। तो ये 3 रास्ता है और तीनों रास्ता एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट। तो अगर इस तरह का कंडीशन हो, 3 रास्ता हो या 10 रास्ता हो, 50 हो और सब इंडिपेंडेंट हो और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये बहुत ही आसान होता। तो कैसे बनाएंगे? तो सीधे बोलेंगे देखो जी, एक रास्ता ये हो गया, ये K हो गया, ये K हो। तो E1 बाई R1, देखो इस रास्ते से A से B जाए तो बैटरी का पॉजिटिव मिलेगा E1 बाई R1। चलो इससे चलते E2 बाई R2 और इससे चलेंगे तो 0 बाई R3। 0 क्यों लिख दिए? क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, EMF 0 EMF का बैटरी समझो। अब 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा, है ना? ये वही आंसर आएगा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए, इस बैटरी का EMF 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, इसका EMF 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। सपोज कीजिए यहाँ भी एक बैटरी है, 4 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। कहा गया ये है, ये B है। VA माइनस VB बतलाओ। तो देखो ये एक मेथड तो सिखा ही चुके भाई, कहीं से करंट स्टार्ट कर दो, I इधर I1 इधर I माइनस I1, या आप यहीं से करंट स्टार्ट कर दीजिए, I इधर I1 इधर I माइनस I1। सिखाए हैं कि जब ढेर सारा बैटरी हो तो ज़्यादा EMF का जो बैटरी हो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, है ना? नहीं भी करेंगे तब भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाने के लिए जो है ना, बस केवल जो है थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं। मतलब आप काम करते रहिए, अपने आप ही हो जाएगा। I यहाँ से लेके चले इधर I1 इधर I माइनस I1, एक बार इस लूप में चले एक बार इस लूप में चले, जाहिर है करंट निकल जाएगा। हाँ, अब कुछ लोग जो लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो बोलेंगे आप क्या बोल रहे हैं, इस लूप में चले। थोड़ा पिछला लेक्चर को देख लेंगे। आइए, VA माइनस VB क्या होगा? तो एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। चलो तो बोलेंगे 6 बाई 2, इस रास्ते से जाएंगे तो माइनस 12 बाई 3, बैटरी का निगेटिव। इस रास्ते से बोलें 4 बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 1। ठीक ना? नीचे में कहीं माइनस नहीं करना है, रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। अब चलो VA माइनस VB, ऊपर कितना हो गया? तो ये हो गया 3 -4 + 4
डिवाइडेड बाई नीचे देख लो, एलसीएम 6, 3 + 2 + 6, तो आया कितना? ऊपर तो 3 बच गया, ये 6 ऊपर चला जाएगा और ये 11 हो गया, यानी 18/11 वोल्ट हो गया, है कि नहीं? तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और मेथड ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, तो पहले तो आप इसको लिख लो। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा है 3 ठो रेजिस्टर है, 2 ठो बैटरी है। बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल बैटरी। कह रहा है कि तीनों का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में बतलाव करंट क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा। तो कैसे बनाया जाए इसको? ठीक है, देखो एक तो मेथड है ही कि चलो यहाँ से आई करंट इधर, I1 I - I1 जो भी अपना जो करते हो वो तो करें, लेकिन कुछ बात हम लोगों को कंसेप्चुअली सीखना भी है। ठीक है, वो भी अपने आप में परफेक्ट वर्क है, लेकिन देखो जब भी आइडियल बैटरी रहे ना, ध्यान से सुना जो बात बोल, जब भी आइडियल बैटरी रहे और कोई रेजिस्टेंस के दोनों एंड से कनेक्टेड हो, जैसे देखो इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरा एंड बैटरी के निगेटिव से, तब समझ लेना कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगा ना, वो गारंटी है कि ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होगा। भले वो कितना भी सर्किट से कनेक्टेड हो, उससे कोई लेना देना नहीं, कितना भी रेजिस्टेंस और बाकी बैटरी, मतलब इस रेजिस्टेंस में गारंटी है कि करंट इसके अकॉर्डिंग होगा। समझ गए? यानी 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर होगा, ये गारंटी है। इसमें भी देख लो, ये भी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये भी E/R करंट इसमें होगा, ये जरूरी है। ठीक, यानी जिसके पास बेहतर समझ है वो तो बस डायरेक्ट एक काम कर लेगा कि इसमें तो भाई जो करंट होगा ना 10/R, R भी 10 ही ओम है, तो 10/10 1 एम्पियर करंट इसमें होगा। और उसमें भी समझ लो अगर इधर से करंट गया तो ऐसे चला जाएगा। मान लो 1 मिनट के लिए, ये बात तो हम बतला दिए कि क्लियर ऐसा होना है, लेकिन मान लो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं जच रहा है तो कोई बात नहीं, चलो ना हम यहाँ से क्या किए, आई करंट ले चले, आई करंट को ले चले। मान लो इधर दिखा दिए I1, तो इधर क्या दिखाना पड़ेगा, I - I1। अब सपोज करो इसमें हम दिखा दिए I2, तो इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, I - I1 - I2, है ना, I - I1 - I2। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि बतलाव क्या होगा वैल्यू I1 का, I2 का, I - I1 का। तो क्या करेंगे, सब रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, R लिखने के बजाय सबको 10 ओम लिख दे रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम किया जाए ना, एक बार इस लूप में मूव करते हैं, नाम दे देते हैं ABCDEFGH। देखो ये जो हम मेथड सिखा रहे हैं वो इसलिए सिखा रहे हैं कि कम से कम क्वेश्चन बन तो जाए, जल्दी ना बने तो बने। तो ये भी बता, और ये भी एक तरह से बता ही दिए कि सीधे E/R भी करोगे तो इसका करंट निकल जाएगा, इसका करंट निकल जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे माइंड में आएगा हम इसका क्या करें, वो भी आराम से बनेगा। लेकिन चलिए पहले हम इससे काम कर लेते हैं। ध्यान से देखें, इस लूप में अगर एक चक्कर लगा ABGHA, A से B तक तो कुछ नहीं, अब B से G जाएंगे तो I1 × 10, G से H तक तो कुछ नहीं लिखना है, ये अलग बात है कि इसमें I करंट है, लेकिन और -10
इज इक्वल टू 0। देख लो तो I1 जो है 10/10 1 एम्पियर आ गया कि नहीं। तो हम डायरेक्ट ना बोलते I1 हो जाएगा E/R, है ना। जब भी कोई रेजिस्टेंस किसी भी बैटरी के दोनों टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो और बैटरी अगर आइडियल हो, याद रखना ये नहीं उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तब की बात हो रही, तो E/R सीधे करंट बोल देंगे। अब देखें, अब जो है अगर इस लूप में चलो C/D/E/F/C, C से D तो कुछ नहीं, D से E आएंगे तो +10, E से F कुछ नहीं, और F से C जाएंगे -10 I2। देखो ना I2 कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक, कोई कहेगा ये तो दोनों 1 एम्पियर आप निकाल ही दिए, ये भी वो तो बताना है। बोलेंगे ठीक, देखो अगर बढ़िया से ध्यान से देखो तो इस रेजिस्टेंस का एक एंड, जैसे मान लो ये वाला लूप में चलो, ये वाला लूप में, तो इस लूप में अगर चलोगे ऐसे कॉमन से, कैसे जैसे मर्जी वैसे चलो, अगर ऐसे ही चलोगे तो एक रेजिस्टेंस तो मिलेगा। अब बैटरी जो मिलेगा यहाँ +10 लिखोगे तो यहाँ आके -10 लिख दोगे, नेट EMF 0 होगा क्या, यानी करंट 0 होगा। इसमें करंट 0 होने वाला है। कैसे, एक बार फिर समझाते हैं, इक्वेशन भी लिख देंगे। बोलेंगे यहाँ से यहाँ गए तो चलो इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, तो क्या लिख दिए I - I1 × 10। चलो लिख दिया। आगे बढ़े तो देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो +10, इधर गए तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल -10, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। देखो तो नेट EMF 0 हो गया क्या, यानी I - I1 × 10 इज इक्वल टू 0। तो I - I1 0 हो गया कि नहीं, यानी इसमें कोई करंट पास करने वाला नहीं है। तो देखो कुछ लोग जो बहुत जल्दी आंसर बोल देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे वो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, ये ट्रिक टेक्निक जान रहे होते हैं। बोले ना ये रेजिस्टेंस में जैसे ही हमसे करंट पूछा गया कितना होगा, तो बोलेंगे देखो भाई तो E/R, यानी कि गारंटी है इसमें 1 एम्पियर होगा, इसमें भी गारंटी है 1 एम्पियर होगा, इसमें पता नहीं चल रहा है। तो बोलेंगे काम करो कि इसका एक एंड इस बैटरी के पॉजिटिव से, दूसरा एंड भी बैटरी के पॉजिटिव से ही देख लो। यानी ये बैटरी अगर चाहेगा ऐसे करंट पास करे तो ये चाहेगा ऐसे, दोनों विरोधी करने वाला है ना। जबकि इसमें देखो ये जो रेजिस्टर था इस बैटरी के पॉजिटिव से था और ये एंड बैटरी के निगेटिव से था, तो सीधे हम E/R बोल दिए। अगर इस लूप में मूव करेंगे, ऐसे चलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +10 हो जाएगा तो ये -10। अगर इधर से चलेंगे तो ये +10 है -10, यानी नेट EMF जो इसको मिल रहा है वो क्या है 0, इसलिए इसमें करंट हो गया 0। नहीं तो मेथड तो आपके पास है ही, इससे तो आप बना ही लेंगे। चलिए लिखें इसको। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखते हैं एक नज़र में ही बहुत टफ लगता है ना, कि इतना सारा लूप बना हुआ है, इतना सारा रजिस्टर है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 10 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर। ठीक ना, इन दोनों में करंट आपसे पूछा जाएगा। देखिए अब इसमें बहुत दिमाग आपको नहीं लगाना, और इधर तो देखने की ज़रूरत भी नहीं। देखो ये जो 20 ओम है इसका ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव से डायरेक्ट है और ये वाला एंड बैटरी के निगेटिव से। 10 का भी बैटरी के पॉजिटिव से डायरेक्ट है और बैटरी के निगेटिव से। इसलिए इतना तो जानते हो बैटरी करंट इधर देना चाहता है। अगर इसमें मान लो I1 करंट दिखाएं, इसमें अगर I2 दिखाएं, तो बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है। I1 का वैल्यू कितना, क्या बोले, I1 का वैल्यू कितना, तो EMF है 40, रेजिस्टेंस 10, 40/10।
ठीक ना। ये सब काम तब करना है, ये आइडियल बैटरी है, इसका कोई इसका यही इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता तो ये क्वेश्चन बनाना एकदम आफत हो जाता। तब तो बाप रे, इतना सारा लूप है, बनाने में ही बहुत लगेगा और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तब चलो, ये हो गया 4 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना, तो 40/20 2 एम्पियर है ना, बस बन गया और क्या। अब देखिए आगे, अब इसी में जो है हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज कीजिए इस बैटरी का ईएमएफ है 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम, ठीक है। ये जो है मान लो 9 ओम और यहां जो रेजिस्टेंस है सपोज करो 1 ओम। कहा गया क्वेश्चन में कि अगर यहां पे एक एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं और इस एमीटर का अगर अपना रेजिस्टेंस 1 ओम हो, तब बतलाओ एमीटर का रीडिंग क्या होगा, ठीक ना। अब देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग तो लगाना नहीं है, तो क्वेश्चन पिछले क्लास में ही बनाए हुए। एमीटर का रीडिंग क्या, ठीक। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को जो सिंपल मेथड है, जनरल मेथड है, उससे बनाए ही तो ज़्यादा बेहतर है। बोलेंगे, अब देखो इसमें कोई बोल देगा कि हम डायरेक्ट बोल देंगे भाई इसमें करंट कितना 20/9, तो बोलेंगे गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये 1 ओम नहीं होता तो 20/9 बोल देते, तो कोई कहेगा नहीं ना, ऐसे बोल देंगे ना 20/9 + 1, बिल्कुल नहीं, अभी नीचे रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर ये नहीं होता तो क्या लिख देते 20/9 + 1, तब सही हो जाता करंट। लेकिन अब वो काम डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो चलो ये I हो गया, इधर I1 कर देते हैं, क्योंकि एमीटर का रीडिंग निकालना है तो यही I1 निकालना होगा हमको, और इधर बोल देते हैं I - I1, ठीक ना। I - I1, इधर से I बन गया, I1 और दोनों मिल के I हो गया, I - I1 और I1 मिल के I हो गया। अब करना क्या है भाई, अब तो चक्कर लगाना है। एक चक्कर इसमें लगा दो, A B, चलो A B C F A, है ना। तो चलो A से B तक चलेंगे, देख लेना इसमें करंट आई है, तो 20 - 1 × I, B से C कुछ नहीं, C से F आएंगे, करंट के अपोजिट में 9I - I1 = 0। देख लो -10I + 9I1, ठीक ना। अच्छा, स्टार्ट में 20 है, अगले स्टेप, यानी 10I - 9I1 = 20। चलो एक इक्वेशन आ गया, है ना। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएं, तो चलो एक बार इसमें चक्कर लगा लो। फ्रॉम लूप CDEFC, C से D जाएंगे, करंट के अपोजिट में -1 × I1, फिर आगे बढ़ेंगे -1 × I1, ठीक है, और इधर जाएंगे +9I - I1 = 0। देखो तो कितना हो गया 9I, और I1 कितना -9I1 और -2 -11I1 हो गया = 0, यानी I कितना हो गया जी 11/9I1। चलो अब I का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 10 × 11 / 9I,
9i1 है ना, -9i1 इक्वल टू 20। देखो तो कितना हो गया, 110 -81 डिवाइडेड बाई 9i1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये 29 आएगा क्या? ठीक ना, ये 29 बाई 9i1 इज इक्वल टू 20, यानी i1 कितना हो गया जी, 180 डिवाइडेड बाई 29 एम्पियर। अब मतलब यही ना रीडिंग हो गया, एमीटर का रीडिंग। क्वेश्चन में जैसे पूछा गया फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, अब बोलो ये आसान है कि नहीं? तो बिल्कुल आसान है ना। तो देखो एमीटर लगा रहे, वोल्ट मीटर लगा रहे, सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ शॉर्टकट प्रॉब्लम हो, है ना, अब आराम से सब बनते जाएगा। चलिए इसको नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन है, लूप ऐसा सर्किट बना हुआ है, कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो सोचिए अगर इस लूप में आप एक चक्कर लगाएं, थोड़ा देखिएगा, तो इधर से -2 ये +2, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप देखें, मान लो इसको हम पॉइंट A बोले, इसको B बोले, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं। थोड़ा सोचना, अगर कोई पूछे ना VA माइनस VB बतलाओ, तो अगर इधर से हम आएंगे तब -2 +2 0 हो गया VA माइनस VB। और जब VA माइनस VB 0 होगा, यानी जो A का पोटेंशियल वही B का पोटेंशियल, तब तो गारंटी है ना इसमें करंट 0 होगा। यानी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, और नहीं तो एक तो मेथड है, चलो इधर i1 i-i1 i2 i3 बारी बारी से लूप में घूमेगा, वो 0 आते जाएगा। लेकिन अब वैसे नहीं काम करना, यानी कि बोलेंगे क्या कि VA माइनस VB, देख लो ऐसे अगर चलेंगे -2 +2 इक्वल टू 0। इसलिए करंट जो होगा, करंट थ्रू द रेजिस्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B, A और B को जो जोड़ रहा है ना, इज 0। चलो इसमें तो करंट 0 होगा, VA माइनस VB ही 0 आ गया, यानी समझो कि ये रेजिस्टेंस यूजलेस है, इसमें कोई करंट नहीं है, यानी ये पार्ट ही गायब हो गया। अब थोड़ा सोचना है, फिर अब C से D तक चलो, तब -2, इसमें तो करंट है नहीं कि I × R लिखे चाहे -I × R लिखे, करंट ही नहीं है, 0 × R तो 0 और +2, तो यानी फिर हम लोग बोलेंगे कि अगर VC माइनस VD भी निकालोगे तो C से D तक जाओगे -2, इसमें तो करंट 0 है, कुछ लिखना नहीं, +2, फिर -2 +2 0 हो गया। यानी इस रजिस्टर में भी जो है, ठीक ना, करंट थ्रू द रजिस्टर ज्वाइनिंग C एंड D विल बी 0। चलो अब चलो ये इसमें भी करंट जब 0 हो गया, और मान लो इसको हम E और इसको F बोल दें, देखो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। तो VA माइनस VB 0 तो करंट 0, VC माइनस VD 0 तो करंट 0, तो इसमें भी करंट गायब हो गया। अब E से F तक आओगे
तो इसमें तो करंट है नहीं, फिर -2 +2, यानी बोलेंगे क्या, V माइनस VF, ये भी 0 हो गया। हेंस करंट थ्रू द रेजिस्टर ज्वाइनिंग E and F will be 0। यहाँ भी लिख दे रहे हैं will be 0। चलो, समझ गया। देखने में टफ लग रहा था लेकिन जल्दी से प्रॉब्लम बन गया। नोट करें इसको। देखिए, अब हम लोग आगे जो सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक को बोलते हैं शंट एंड मल्टीप्लायर। आइए पहले हम लोग शंट से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए, एक अपरेटस होता है जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। आगे हम लोगों को मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिज्म टॉपिक में पढ़ना है। तो वो गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए बना हुआ अपरेटस होता है, ठीक ना। वो लार्ज करंट को नहीं मापता है। तो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर से एक लिमिट में ही करंट को पास कराते हैं। अगर उससे ज़्यादा करंट पास करा दिए तब यह गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। तो ज़्यादा करंट को मेजर करने के लिए, पास कराने के लिए क्या किया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। ये जो है गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर कॉइल भी बोलते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर कॉइल का एक मैक्सिमम लिमिट है कि इससे ज़्यादा करंट इससे पास नहीं करा सकते हैं, फिर ऑपरेटर से कोई काम का नहीं रहेगा। तो सपोज करो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा IG करंट को पास करा सकते हैं। ये IG जो है ना, इसको बोले मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट, या इसी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। कभी कभी जो है ना, केवल कॉइल वर्ड भी यूज किया जाए ना, तो माइंड में समझ लेना है गैल्वेनोमीटर कॉइल के बारे में बोल रहा, ठीक है। मान लो 1 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 एम्पियर के करंट को माप पाता है। हालांकि 1 एम्पियर लार्ज करंट में काउंट होता है, बहुत स्मॉल करंट नहीं है, फिर भी मान लो 1 मिनट के लिए। हालांकि मैंने गैल्वेनोमीटर जनरली मिली एम्पियर में करंट को मापता है, लेकिन अभी समझने के लिए एग्जाम्पल रहे। मान लो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 एम्पियर के करंट को माप पाता है, यानी कि आपके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास मत कराइएगा। तो आप क्या किए, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए। अब आप क्या किए, देखे क्या कि इधर से जब हम 10 एम्पियर दिए तो देखे क्या कि मान लो 1 मिनट के लिए इधर गया 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और इधर चला गया 9.5 एम्पियर, मान लो 1 मिनट के लिए। जबकि आपको मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा कितना माप सकता है, तो 1 एम्पियर। लेकिन जब आप 10 एम्पियर दिए, करंट बढ़ गया, इधर चला गया 0.5 एम्पियर और इधर चला गया 9.5 एम्पियर। अब मान लीजिए आप करंट को और बढ़ा दिए, और जब आप 20 एम्पियर दिए तब इसमें क्या देखे कि ये 1 एम्पियर और इधर हो गया 19 एम्पियर, ठीक है। यानी ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया ना। अगर आप इसको 20 से बढ़ा देंगे, मान लीजिए आप इसको जो है 40
एम्पियर कर दिए सप्लाइड करंट को, तब इधर से जाना चाहेगा 2 एम्पियर और इधर से जाना चाहेगा 38 एम्पियर। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको तो दिक्कत है ना, ये 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसे पास नहीं करना चाहिए। ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए लिए हैं एक वैल्यू, लेकिन जैसे ही आप 40 एम्पियर सप्लाई किए तब तो ये डैमेज हो जाएगा। यानी आप मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं, 20 एम्पियर, तब नहीं 1 एम्पियर रह रहा है। तो एक बात सोचो कि इसमें जब 1 एम्पियर होगा तो इसमें कितना हो गया, 20 एम्पियर। इसमें 0.5 एम्पियर होगा तो इसमें 10 एम्पियर। तो सोचो इसके हेल्प से यहाँ का हम पता कर ले रहे हैं कि नहीं। यानी अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तब तो ये ऑपरेटस 1 एम्पियर और उसके नीचे के ही करंट को मापता, लेकिन अब इसी ऑपरेटस के हेल्प से हम लोग कुछ अपना रेंज बढ़ा लिए। कैसे, बोले कि देखो जी, जब हम यहाँ 20 देते हैं ना तब इसमें 1 जाता है, ठीक है, जाहिर है इसमें 19 जाता होगा। यानी इसमें जब 1 एम्पियर हो ना तो समझ लेना यहाँ 20 एम्पियर है। तो बतलाओ तो इसमें अगर 1 है तो इसमें 20 है, तो इसमें हाफ एम्पियर है तो इसमें कितना हो गया, 10 हो गया। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का भी पता चल जाएगा क्या। तो ये याद रखना है कि इसी होल अरेंजमेंट को, यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर तो अपने आप में स्मॉल करंट को मापता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देने के बाद ये पूरा अरेंजमेंट जो है एक लार्ज करंट को मापने लगता है, और इस होल अपरेटस को ही हम लोग एमीटर बोलते हैं। ठीक ना, ये पूरे सेट को क्या बोलेंगे, एमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब कोई रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करेंगे तो वो किस अपरेटस में बदल जाता है, एमीटर अपरेटस में बदल जाता है। ठीक है, अब इस पर भी हम लोग काम करेंगे, और अक्सर एग्जाम में जो है आपका शॉर्ट नोट्स आता है, इसलिए तो समझने के लिए किए, आपको वो भी हम लिखते चलते हैं जिससे एग्जाम में आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। जैसे एग्जाम में आ गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन शंट, ठीक है, तो बोलेंगे क्या, इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हायर करंट। है ना, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग हायर करंट से बचाने के लिए, ठीक ना, वो इस अरेंजमेंट को यूज में लाते। इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हायर करंट। बोलेंगे क्या, ए रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल for sharing the electric current. This resistor is called shunt resistor. ठीक, और इसे में लिख दे रहे हैं, एंड द होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एमीटर। अब आइए इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं, डायग्राम बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस Rg है, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो करंट पास कर सकता है वो Ig है।
अगर आप करंट सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप करंट सप्लाई कर सकते हैं आई है, मतलब जब आप आई सप्लाई करते हैं तो आई जी जो है गैल्वेनोमीटर से जा रहा है और आई माइनस आई जी वो किससे जा रहा है, इस शंट रेजिस्टर से जा रहा है। यानी अगर आई का वैल्यू बढ़ा देंगे तो फिर इधर भी बढ़ेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। आई भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा हुआ है। तो देखो एक चीज़ और, अगर कोई पूछे कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, तो बोलेंगे इसका वैल्यू कम होना चाहिए। जितना ही कम रहेगा उतना ही ना इधर से करंट ज़्यादा जाएगा। जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है उस पाथ में करंट ज़्यादा होता है, तो करंट इधर से ज़्यादा जाएगा तो हम सप्लाई ज़्यादा ना कर पाएंगे, क्योंकि इधर तो रिस्ट्रिक्शन है कि एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास नहीं होना चाहिए। इसलिए इधर ही से ना ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लो कराएं तो बेहतर हो। इसीलिए शंट रेजिस्टेंस जितना कम होगा, जो आई का वैल्यू है जिसको आप एमीटर का रीडिंग बोलेंगे, उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब इसका करंट मापने का जो है आई का जो मैक्सिमम लिमिट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक ना, क्योंकि इसमें एक दिक्कत है कि मान लो इसमें एक पर्टिकुलर एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं पास करा सकते। बोलेंगे रेजिस्टेंस ही कम कर लो कि ज़्यादा भी पास किए तो इसको कम करंट मिलेगा शेयरिंग में, इसको ज़्यादा मिलेगा। जिधर रेजिस्टेंस कम होता उधर करंट ज़्यादा सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो टर्म यूज किए, लेट आर जी जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक ना, गैल्वेनोमीटर क्वाइल भी हम लोग बोलते हैं, केवल सिंपली भी क्वाइल लिखा रहता है। टू सेव द गैल्वेनोमीटर क्वाइल यहाँ लिखते रहे। ठीक है, ये जो आर एस है इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक ना, आर एस को क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। देखो इधर से आई माइनस आई जी और इधर चला गया आई। आर एस क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस। ठीक, अब जो है आई जी को क्या बोलेंगे, आई जी हो गया मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब चलो इस आई को क्या बोले, तो बोलेंगे आई हो गया मैक्सिमम रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक ना, एमीटर का ये मैक्सिमम रीडिंग हो गया। ठीक है, मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के हेल्प से हम लोग यहाँ का वैल्यू पता करते हैं, और यही जो होल अरेंजमेंट है डॉटेड लाइन से बॉक्स में बना दे रहे हैं। इस समझ लो इस होल अपरेटस को हम लोग एक तरह से क्या बोल दिए, एमीटर। और आई हो गया रीडिंग ऑफ एमीटर, चूंकि आई जी अपने मैक्सिमम पे है तो आई भी अब तो मैक्सिमम रीडिंग ऑफ एमीटर। चलो ठीक, काम तो हो गया है। देखो जी अब तुम्हारा मर्जी, एक चक्कर लगा लो इस लूप में। यहाँ से यहाँ जाओगे तो आई जी इंटू आर एस, इधर से इधर आओगे तो करंट के अपोजिट में चल रहे हैं माइनस आई जी। ओहो, आई जी इंटू आर जी है जी, आर एस नहीं, आई जी इंटू आर जी, रेजिस्टेंस इसका आर जी, और ये हो गया आई माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू 0। देखो आर एस का वैल्यू यहाँ से निकालो, आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, बस हो तो गया, है ना।
तो अब जो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तब बतलाओ वो किस अपरेटस में बदल जाता है, तो क्या बोलेंगे, वो एमीटर में बदल जाता है। दूसरा, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम रखने से क्या होता है, तो बोलेंगे क्या कि एमीटर का जो करंट मापने का रेंज है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट को माप सकता है। इसीलिए रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए शंट का। और एमीटर में भी हम लोग पढ़े थे ना पिछले या उसके पहले के क्लास में कि एमीटर में जो रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल लिया जाता है, तो ये भी रीज़न आप समझ गए। तो चलिए पहले जो है आप इसको नोट कर लें। तो जो अभी बात हम लोग सीखे उसको नोट में लिख दे रहे हैं। बोलेंगे क्या, व्हेन अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड in parallel with the galvanometer, it is converted into an ammeter। चलो यहाँ तक तो समझे। सेकेंड पॉइंट, smaller the value of shunt resistance, higher will be the range of एमीटर। ठीक ना, एमीटर जो है उतना ही ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है जितना ही शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो। तो पहले तो आप एक काम करें, इसको आप नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन में शंट से रिलेटेड बतलाता हूँ। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं शंट से रिलेटेड। कह रहा एन एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। देखो जैसे ही ये लाइन पढ़े ना, एमीटर हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो एमीटर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें गैल्वेनोमीटर कॉइल लेते हैं और उसके एक पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है, एन एमीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन रीड करेंट्स अप टू 2 एम्पियर। ऐसा एमीटर बनाना है जो 2 एम्पियर तक करंट को माप सके। देख लो ये आई का वैल्यू दे दिया है 2 एम्पियर। आगे कह रहा है इफ द कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस 25 ओम। इस गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 25 एंड टेक्स 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी इसमें जो करंट है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिली एम्पियर है, यानी 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। ठीक, और हमको ऐसा अपरेटस एमीटर बनाना है जो 2 एम्पियर तक करंट माप सके। तो ठीक है, आप जान रहे हैं इधर अगर IG गया यानी 1 मिली एम्पियर जाएगा, तो इधर चला गया 2 - 1 मिली एम्पियर। ठीक, और ये दोनों मिल करके फिर यहाँ 2 एम्पियर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा RS का वैल्यू क्या हो। और बस एक चक्कर लगा लो, इसमें दिमाग क्या लगाना। देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे 1 × 10 टू दी पावर -3 रेजिस्टेंस 25 I × R लिख। इधर चलेंगे करंट के उल्टा, -2 - 1 × 10 टू दी पावर -3। देख लो तो RS का वैल्यू कितना आया, 25 × डिवाइडेड बाय 2 - 1 × 10 टू दी पावर -3। समझ रहे हो ना, 0.001 यही तो आया। देखो
अब ये जो टर्म है ये बहुत कम है ना, 1.99 करके हो जाएगा, तो लगभग ये 2 ही न रह गया। यानी इसको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करें तो 25/2 इंटू 10⁻³ ओम या 12.5 इंटू 10⁻³ ओम, यही ना? या आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ठीक है। अब इसी को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो RS = 1.25 इंटू 10⁻², यही ना? बस आंसर। तो सिंपल प्रॉब्लम है। अब देखो इसी में आगे मुझे मल्टीप्लायर जिसके हेल्प से वोल्ट मीटर को हम लोग तैयार करते हैं वो पढ़ना है, लेकिन ऑलरेडी ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको यहीं पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं। फिर अगले क्लास में मल्टीप्लायर से रिलेटेड यानी शंट एंड मल्टीप्लायर तो पढ़ेंगे ही, फिर हम लोग कुछ मीटर ब्रिज वगैरह का जो प्रॉब्लम था वो सब भी बना लेंगे, और लास्टली जो है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियोमीटर बचा हुआ है, अब पोटेंशियोमीटर को पढ़ना होगा। और फाइनली हम लोगों को सीखना है रेजिस्टर और कैपेसिटर जब दोनों हो, हालांकि वो 12th के सिलेबस में नहीं रहता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, लेकिन फिर भी जो है अब उसको फिर दोबारा कौन सिखाएगा, इसलिए मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा और तब ये टॉपिक आपका फिनिश होगा। आप होमवर्क में ये याद रखें कि 1 से लेकर के 54 तक जो प्रॉब्लम है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। पहले से भी आप ट्राई किए ही होंगे, SCB में बोले थे कि कम से कम एक्सरसाइज में कीजिएगा। फिर मैं क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। NCERT बुक में भी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है उसको भी आप ट्राई करेंगे, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को छोड़ करके बाकी जो कंटेंट है उसको मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।